जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं हूँ सपना गोयल। सपना गोयल मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। आदर्श नगर राज्य पर राजा सुखदेव का राज हुआ करता था। उसका न्याय मंत्री नंद बहुत ही सूझबूझ वाला व्यक्ति था। वह हर समस्या का चुटकियों में हल कर देता था। अतः राजा सुखदेव उससे बहुत ही प्रसन्न रहते थे। अन्य मंत्री न्याय मंत्री नंद से बहुत ही जलते थे। वह उससे ईर्ष्या करते थे। आदर्श नगर में ही धनपति नाम का एक आदमी भी रहता था। नाम तो उसका धनपति था, परंतु उसके घर में गरीबी बुरी तरीके से अपना डेरा डाले हुए थी। उसके घर में केवल 3 प्राणी थे, स्वयं धनपति, उसकी पत्नी राधा और बूढ़ी माँ। गरीबी के कारण घर में अक्सर ही झगड़ा होता रहता था। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो ना। बहू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे बेटे ने कमा कमा कर अन्न के भंडार जो लगा रखे हैं। सास कहने लगी, बहू ऐसा ना कहो, धनपति तेरा पति है। बहू ने गुस्से में कहा, पति होकर कौन सा सुख दिया है तुम्हारे बेटे ने मुझे, सिवाय भूख और गरीबी के। यही कहकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता देखकर धनपति कहने लगा, अब और नहीं सहा जाता है। मैं आज ही अपने मित्र रामदीन के पास जाकर कुछ सहायता मांगता हूँ ताकि घर का गुजारा चल सके। और वे सीधा साधा रामदीन के घर पहुँच गया। तो उसका मित्र कहने लगा, क्या बात है धनपति, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। धनपति कहने लगा, क्या बताऊं रामदीन भाई, गरीबी के कारण घर में रोज ही कचकच होती रहती है। तुम थोड़ी सी सहायता कर दो तो कुछ बात बने। रामदीन ने कहा, देखो धनपति, मैं धन से कई बार तुम्हारी सहायता कर चुका हूँ। ऐसा कब तक चलता रहेगा। तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। जब तुम्हारे पास धन समाप्त हो जाता है तो तुम मेरे पास सहायता मांगने चले आते हो, और मैं मित्रता का लिहाज करके पहले ही तुम्हारी आवश्यकता से अधिक सहायता कर चुका हूँ, और अब मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे पाऊँगा। भाई, मेरा भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, मुझे उनकी भी तो चिंता करनी है। धनपति कहने लगा, भाई रामदीन, तो इस बार तुम सचमुच ही मेरी सहायता नहीं करोगे। रामदीन ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझसे सहायता मांगने की अपेक्षा तुम कुछ काम करो, मेहनत मजदूरी करो और अपने परिवार का पेट पालो। जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर धनपति का मुंह लटक गया और वे निराश होकर वहाँ से वापस लौट पड़ा। मन में सोचने लगा, मुझे तो रामदीन का ही एकमात्र सहारा था, आज वे सहारा भी छूट गया। अब कैसे, क्या होगा। सुबह से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है। आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा है। धनपति चलते चलते अपने घर पहुंच गया। उस समय रात हो चुकी थी। उसे बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। वे राधा से कहने लगा, राधा, जल्दी से कुछ खाने को हो तो ले आ, बहुत जोरों की भूख लगी है। राधा गुस्से में कहने लगी, तुम भूखे हो तो मैंने कौन सा भरपेट खाना खाया है, कल से मैं भी तो भूखी हूँ। अरे क्या घर में कुछ भी रख कर गए थे क्या, जो निकाल कर तुम्हें खाने को दे दूँ। मेरी किस्मत ही फूट गई है जो मुझे तुम जैसा निखट्टू और गरीब पति मिल गया। राधा अपने पति को बुरी तरीके से कोसने लगी। यह देखकर भूख से व्याकुल धनपति का क्रोध भड़क उठा और वे कहने लगा कि राधा, कान खोलकर सुन ले। धन
स्त्री के भाग्य से मिलता है। जब से मैंने तुमसे ब्याह करके इस घर में तुम्हें लाया हूँ, दुख ही दुख झेल रहा हूँ। न जाने कब तुमसे पीछा छूटेगा। ये सुनते ही राधा भी रणचंडी बन गई और कहने लगी, तुम खुद तो कुछ कमाते धमाते हो नहीं और सारा दोष मेरे सिर पर मढ़ते हो, निखट्टू कहीं के। यही कहकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। राधा को रोता हुआ देखकर धनपति कहने लगा, रो रो और खूब रो, खूब आंसू बहा। इन घड़ियाली आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये रोना और चीख चिल्लाहट सुनकर धनपति की माँ जैसे तैसे गिरती पड़ती वहां पर पहुंच गई और कहने लगी, बेटा और बहू, तुम दोनों ने ये क्या शोर मचा रखा है? रात के समय क्यों झगड़ा कर रहे हो? रोते हुए राधा कहने लगी, झगड़ा मैं नहीं, तुम्हारा कमाऊ बेटा कर रहा है माता जी। ये कहकर राधा फिर से जोर जोर से रोने लगी। उस समय उसके घर के बाहर से गश्त लगाते हुए 2 सैनिक गुजर रहे थे। वे आपस में कहने लगे, लगता है इस घर में कोई स्त्री रो रही है। हमें घर के अंदर चलकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। दोनों घर के अंदर गए और पूछने लगे, क्या बात है, ये रोना पीटना क्यों मचा हुआ है? सैनिकों को सामने देख रोती हुई राधा चुप हो गई। बूढ़ी माँ और धनपति को भी जैसे सांप ने डस लिया हो। ये देखकर दूसरा सैनिक कड़क आवाज में बोला, क्या तुम अपनी पत्नी को पीट रहे थे? धनपति ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वह सोच रहा था कि कितनी शर्म की बात है कि घर की बात राधा के रोने की वजह से घर के बाहर पहुंच गई। इधर राधा फिर से धीरे धीरे रोने लगी। ये देखकर एक सैनिक ने धनपति का बाजू पकड़ लिया और राधा से कहने लगा, बताती क्यों नहीं, आखिर क्या बात है? राधा कहने लगी, क्या बतलाऊं, कुछ बात हो तो बताऊं। सैनिक कहने लगे, जरूर इस आदमी ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है। शायद इसे पता नहीं कि औरतों को अपमान करने वालों को राजा कड़ा से कड़ा दंड देते हैं। धनपति को बहुत ही गुस्सा आ गया और वह सैनिकों से कहने लगा, बात कुछ भी हो, ये हमारा घरेलू मामला है। तुम लोग बिना पूछे हमारे घर में क्यों चले आए? धनपति की बात को सैनिकों ने अपना अपमान समझा और कहने लगे, तुम्हें इसी समय गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारा निर्णय कल सुबह दरबार में होगा। और वे खींचकर धनपति को बाहर की ओर ले जाने लगे। उसकी माँ और पत्नी सैनिकों को रोकती रह गई। सैनिकों ने धनपति को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया और सुबह होते ही उसे दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। सैनिक कहने लगे, महाराज, कल रात को ये आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था, इसीलिए हम इसे बंदी बनाकर ले आए। सैनिक की बात सुनकर राजा सुखदेव की बोहे चढ़ गई और वे कहने लगे, अगर इस आदमी ने अपनी पत्नी को पीटा है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तभी न्याय मंत्री नंद ने धनपति से पूछा, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? धनपति कहने लगा, क्या कहूँ मंत्री जी, इस भरे दरबार में मैं क्या कहूँ। बस इतना समझ लीजिए कि मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है, मेरी माँ भी मुझसे नाराज़ रहती है, मेरे घर में हर समय कलेश मचा रहता है। इतना कहकर धनपति चुप हो गया। न्याय मंत्री नंद उससे हंसकर बोले, अपराधी, तुम्हारा अपराध तो बहुत ही बड़ा है। फिर न्याय मंत्री ने राजा सुखदेव से कहा, महाराज, इस व्यक्ति को मुक्त कर दीजिए और राजकोट से इसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दिलवा दीजिए। ये सुनकर राजा सुखदेव ने न्याय मंत्री की ओर चौंक कर देखा, परंतु कुछ कहा नहीं। अगले ही पल राजा सुखदेव ने दरबार में मौजूद खजांची से कहा, खजांची जी, इस आदमी को राज के कोष से 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर आदर सहित महल से बाहर छोड़ दीजिए। खजांची धनपति को अपने साथ ले गया और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया। स्वर्ण मुद्राएं पाकर धनपति बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, जान भी बच गई और धन भी मिल गया। उसी शाम को जब राजा सुखदेव और न्याय मंत्री नंद राज के उद्यान में टहल रहे थे तो राजा कहने लगे,
न्याय मंत्री जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आज राज दरबार में जब हमने अपराधी को कड़ा से कड़ा दंड देने की बात कही, तो आपने उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर रिहा क्यों करवा दिया? महाराज, वे आदमी अपराधी नहीं था, इसीलिए उसे दंड देना उचित नहीं था। राजा ने न्याय मंत्री नंद से कहा, तुम ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? तो नंद कहने लगा, सुनिए महाराज, 3 प्राणियों वाले छोटे से परिवार में जब तीनों ही प्राणी एक दूसरे से खुश ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि कारण घरेलू नहीं बाहरी है, और सबसे बड़ा बाहरी कारण धन का अभाव ही है। इसीलिए मैंने उस अपराधी को रिहा करवाकर उसे राजकीय कोष से 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई थी। राजा सुखदेव आश्चर्य से न्याय मंत्री की ओर देखकर कहने लगे, न्याय मंत्री जी, हमारी समझ में तो तुम्हारी बात अभी तक नहीं आई। न्याय मंत्री कहने लगे, ठीक है महाराज, 5 दिन के बाद ही आप उस अपराधी को दोबारा दरबार में फिर से बुलवाएं, तब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। 5 दिनों के बाद राजा सुखदेव के आदेश पर धनपति पुनः दरबार में उपस्थित हुआ और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा, कहो धनपति, अब तुम्हारे घर का क्या हाल चाल है? महाराज, हमारे घर में दरिद्रता की लड़ाई आपके यहाँ से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने पर समाप्त हो गई। अब दिन बड़े ही मज़े से गुजर रहे हैं। घर में किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये सुनकर राजा सुखदेव ने न्याय मंत्री नंद से कहा, तुमने ठीक ही कहा था, धनपति के घर में धन की ही लड़ाई थी। हम तुम्हारे न्याय का लोहा मानते हैं न्याय मंत्री जी। अब न्याय मंत्री ने धनपति को समझाया, धनपति, तुम्हारे घर का झगड़ा तभी तक शांत रहेगा जब तक घर में 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। स्वर्ण मुद्राएं खत्म होते ही तुम्हारे घर में फिर से लड़ाइयाँ होने लगेगी। धनपति ने कहा, ये तो आप ठीक कहते हैं न्याय मंत्री जी। न्याय मंत्री ने धनपति को सलाह देते हुए कहा, धनपति, तुम ऐसा एक उपाय करो जिससे तुम्हारे घर में धन का अभाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। धनपति ने पूछा, ऐसा कौन सा उपाय है न्याय मंत्री जी? न्याय मंत्री ने कहा, तुम हमारी सेना में नौकरी कर लो। ऐसा करने से तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा, धन की प्राप्ति भी होगी। धनपति कहने लगा, मुझे मंजूर है। धनपति खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उसी दिन प्रधानमंत्री श्यामदत्त ने मंत्रियों की एक गुप्त बैठक बुलाई और वे कहने लगा, मंत्रीगणों, न्याय मंत्री नंद बड़ी से बड़ी समस्या को भी पल भर में ही सुलझा लेता है, जिसे राजा सुखदेव उन्हें बहुत ही आदर देते हैं और हर समस्या पर नंद की राय लेते हैं, हमें पूछते तक नहीं है। यह तो सरासर हमारा अपमान है। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे न्याय मंत्री नंद महाराज की नज़रों में गिर जाए। तभी एक मंत्री बोला, क्या आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री ने कहा, हाँ, अगर तुम लोग मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। सभी मंत्रीगण एक साथ बोल उठे, प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका साथ देने का वचन देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी योजना सबको बता दी। योजना सुनकर सब कहने लगे, वाह प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने बड़ी ही अच्छी बनाई है। अब न्याय मंत्री नंद महाराज की नज़रों से अवश्य ही गिर जाएंगे। दूसरे दिन जब दरबार लगा हुआ था तो एक स्त्री गोद में बच्चा लिए हुए वहां आई और कहने लगी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, मुझे न्याय चाहिए। महाराज ने कहा, देवी, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, आपके राज्य के एक धनी जाने माने व्यक्ति ने मुझसे प्रेम का नाटक रचाकर मुझे अपने इस अवैध पुत्र की माँ बना दिया है। अब जब मैं माँ बन गई हूँ तो वे व्यक्ति मुझे अपनी पत्नी मानने और अपने बेटे को अपनाने से इनकार कर रहा है। महाराज ने कहा, ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ देवी। अब न्यायमंत्री नंद ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, कौन है वे व्यक्ति
जिसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है। ये सुनकर उस स्त्री ने क्रोधित दृष्टि से न्याय मंत्री की ओर देखा और कहने लगी, नंद, न्याय मंत्री की कुर्सी पर बैठकर कैसा अनजान बन रहा है तू। न्याय मंत्री कहने लगा, क्या मतलब है आपका। वह स्त्री गोद में बच्चे को भरकर राजा सुखदेव से बोली, महाराज, ये वही आदमी है जिसने मुझसे प्रेम का झूठा नाटक खेलकर मुझे इस बच्चे की मां बनाया है। न्याय मंत्री कहने लगा, क्या दुष्ट स्त्री, जानती हो तुम क्या बक रही हो। वह स्त्री कहने लगी, मैं बक नहीं रही हूं, बल्कि आज भरे दरबार में न्याय मांगने आई हूं। ये कहकर वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। महाराज कहने लगे, देवी, रो नहीं, चुप हो जाओ, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। अब राजा सुखदेव ने न्याय मंत्री से पूछा, न्याय मंत्री जी, क्या यह स्त्री सच कह रही है। न्याय मंत्री कहने लगे, महाराज, ये मुझ पर सरासर झूठा आरोप लगा रही है। मैंने आज से पहले कभी इसे देखा भी नहीं, और इस बात का क्या सबूत है कि ये जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। ये सुनकर वह स्त्री जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर प्रधानमंत्री अपने स्थान से उठा और कहने लगा, इस बात की गवाही मैं दूंगा, साथ ही सभी मंत्री भी देंगे। न्याय मंत्री नंद का इस स्त्री के साथ अवैध संबंध रहा है। न्याय मंत्री कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, आप भी इस स्त्री के षड्यंत्र में शामिल हो गए। मुझे आपसे ऐसी कोई उम्मीद ना थी। प्रधानमंत्री ने कहा, आशा तो हमें भी आपसे ऐसी नहीं थी न्याय मंत्री जी। आपने अपने पद और उम्र का कुछ तो लिहाज किया होता। न्याय मंत्री ने कहा, ठीक है, यदि आप झूठ को सच करने पर तुले हैं तो इस बात की गवाही दीजिए कि ये स्त्री जो कुछ कह रही है सच कह रही है। तभी प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, अभी कुछ दिन पहले हम किसी गंभीर विषय में सलाह मशवरा करने के लिए अन्य मंत्रियों के साथ न्याय मंत्री नंद के महल में गए थे। वहां हमने एक कक्ष में इस स्त्री और न्याय मंत्री का झगड़ा होते हुए देखा था। इस स्त्री को धमकाते हुए न्याय मंत्री इससे बोल रहे थे कि यदि इसने किसी को भी इनके अवैध संबंधों के बारे में बता दिया तो ये इसका सिर कलम करवा देंगे। तब यह स्त्री गिड़गिड़ाती हुई न्याय मंत्री के चरणों में गिर गई। अतः हमसे और ना देखा गया और हम सब वहां से सिर झुकाए हुए सारे मंत्रियों के साथ उल्टे पांव वापस लौट गए। इतना कहकर प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। तभी सभी मंत्रियों ने सम्मिलित स्वर में कहा, महाराज, प्रधानमंत्री जी सच कह रहे हैं। ये सुनकर राजा सुखदेव क्रोधित होकर न्याय मंत्री की ओर देखने लगे और कहने लगे, न्याय मंत्री जी, इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है। न्याय मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं फिर भी कहूँगा, ये सब झूठे हैं। मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। महाराज कहने लगे, चुप रहो न्याय मंत्री जी, आप तक तुम लोगों को न्याय करते आए हो, आज हम तुम्हारा न्याय करेंगे। तुम्हें सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करके इस स्त्री को पत्नी और उसके पुत्र को अपना पुत्र स्वीकार करना होगा। न्याय मंत्री ने कहा, यह कदापि संभव नहीं होगा महाराज। महाराज ने गुस्से में कहा, न्याय मंत्री, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर सको। राजा सुखदेव ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, न्याय मंत्री को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिकों ने आगे बढ़कर न्याय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और कारागार में डाल दिया। तब राजा सुखदेव ने सहानुभूति भरे स्वर में फरियादी स्त्री से कहा, हे देवी, हमें दुख है कि तुम्हारे साथ घोर अन्याय हुआ है, लेकिन धैर्य रखो, एक ना एक दिन न्याय मंत्री तुम्हें अपनी पत्नी अवश्य ही स्वीकारेंगे। फरियादी स्त्री सिर झुकाए दरबार से बाहर निकल गई। अब राजा सुखदेव सोचने लगे, कभी कभी विश्वास किस प्रकार टूटता है।
हम न्याय मंत्री को कितना मानते थे, उन पर कितना विश्वास करते थे, हम उन्हें क्या समझते थे और वे क्या निकले। उस दिन जब राजा सुखदेव दरबार से राजमहल में वापस लौटे तो कुछ उदास थे। महल पहुंचकर राजा ने अपने कक्ष में कुछ देर तक आराम किया और फिर वे रात को राज्य का दौरा करने निकल पड़े। जब वे प्रधानमंत्री के निवास के सामने से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। अन्य मंत्री कह रहे थे, वाह प्रधानमंत्री जी, इस बार तो आपने न्याय मंत्री नंद को शिकस्त दे ही दी। अब न्याय मंत्री जीवन भर के लिए कारागार में ही सड़ते रहेंगे। हाँ महाराज तो हमारे षड्यंत्र को सच्ची बात समझ बैठे थे। भला उन्हें क्या पता कि हमने न्याय मंत्री के विरुद्ध कितना मजबूत जाल बुना था। ये सुनकर राजा सुखदेव ने कक्ष में प्रवेश किया और कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, ये तो तुम्हारा भ्रम है कि हम कुछ नहीं जानते। हम सब कुछ जानते हैं। तुमने मंत्रियों के साथ मिलकर बेगुनाह न्याय मंत्री पर बहुत संगीन आरोप लगाया है। हमें तुमसे ऐसी आशा कदापि नहीं थी। राजा सुखदेव को अचानक ही सामने पाकर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को साफ सा सूंघ गया। राजा सुखदेव कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, मैं आपको और अन्य मंत्रियों को इस बात की सजा जरूर दूंगा। आपने न्याय मंत्री के नंद के साथ अच्छा नहीं किया। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रीगण राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप तो केवल न्याय मंत्री नंद को ही योग्य समझते हैं और हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दरबार में हमारी कोई राय तक नहीं लेते। न्याय मंत्री नंद की सफलता को देखकर हमें उनसे काफ़ी ईर्ष्या हो गई थी। इस वजह से हमने ये षड्यंत्र रचा था। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री और सभी मंत्रीगण राजा के सामने झुककर उनसे क्षमा याचना करने लगे। राजा सुखदेव क्रोधित होकर कहने लगे, तुम्हारी इस करतूत को मैं भली भांति समझता हूँ कि तुम लोगों को न्याय मंत्री नंद पर मेरी विशेष कृपा फूटी आंख नहीं सुहाती है, लेकिन नंद पर मेरी विशेष कृपा पक्षपातपूर्ण नहीं है। नंद है ही इतने योग्य। फिर भी यदि आप में से कोई अपने आप को मंत्री नंद से ज़्यादा चतुर समझता है तो मुझे बताइए कि मैं उसकी चतुराई की परीक्षा लूँगा। तब प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजा सुखदेव ने कक्ष में अपनी दृष्टि दौड़ाई और एक कोने में उन्हें बड़ी सी रस्सी पड़ी हुई दिखलाई दी। राजा ने वह रस्सी उठाई और कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, इस रस्सी को ले लो। आज शाम तक तुम्हें इस रस्सी से 5000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करनी है। प्रधानमंत्री ने वह रस्सी राजा सुखदेव से ले ली। प्रधानमंत्री के निवास से राजा सुखदेव सीधा कारागार में पहुंचे और कहने लगे, न्याय मंत्री नंद जी, हमें क्षमा कर दो। हम भी तुम्हें एक दोषी समझ बैठे, जबकि आप निर्दोष हो। न्याय मंत्री महाराज से कहने लगे, क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप मुझे निर्दोष मान चुके हैं। राजा सुखदेव आदर सहित न्याय मंत्री को कारागार से निकालकर अपने साथ ले गए। इधर हैरान परेशान प्रधानमंत्री सोच रहा था कि इस रस्सी के द्वारा शाम तक मैं 5000 स्वर्ण मुद्राएं भला कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ। मेरी मति मारी गई थी। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। संध्या होने पर प्रधानमंत्री राजा सुखदेव के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, क्षमा कर दें, आपकी दी हुई रस्सी से मैं 5000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी ना कर सका। प्रधानमंत्री जी, हमें आपसे ऐसे उत्तर की आशा ना थी। अब आप देखना, इसी रस्सी के जरिए न्याय मंत्री नंद किस प्रकार से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करके लाते हैं। राजा सुखदेव ने उसी समय न्याय मंत्री को बुलवाया और कहने लगे, न्याय मंत्री जी, इस रस्सी के द्वारा तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करनी है। इसके लिए तुम्हें कल दोपहर तक का समय दिया जाता है।
न्याय मंत्री ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। रात होने की थी। न्याय मंत्री रस्सी को लेकर उसी समय नगर के उस हिस्से में गया जहां नगर के धनी लोग रहते थे। उसने एक स्थान पर खूंटा गाड़ दिया, फिर उसी खूंटे से रस्सी का एक सिरा बांध दिया। उसके बाद उस खूंटे से बहुत ज्यादा दूरी पर दूसरा खूंटा गाड़ दिया और रस्सी का दूसरा छोर दूसरे खूंटे से बांध दिया। उसका ये कौतूहल भरा कार्य देखकर उस स्थान के गृहस्वामी उसके पास आए और कहने लगे, न्याय मंत्री जी, आज न्याय छोड़कर आप ये क्या कर रहे हैं? न्याय मंत्री ने कहा, सेठ जी, महाराज ने आदेश दिया है कि इस रस्सी की सीमा के अंदर आने वाले सभी भवनों को गिरा दिया जाएगा। सेठ जी ने डरते हुए कहा, क्यों? महाराज ने ऐसा आदेश क्यों दिया है? न्याय मंत्री ने कहा, क्योंकि इस स्थान पर महाराज अपने रहने के लिए एक नया महल का निर्माण करवाएंगे। सभी लोगों ने चौंकते हुए कहा, ओह, तो ये बात है। सभी लोग एक साथ बोले, न्याय मंत्री जी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमारे भवन गिराए जाने से बच सके? न्याय मंत्री ने कहा, नहीं, ऐसा कोई उपाय तो नहीं है। इस बारे में महाराज का बहुत कड़ा आदेश है। लेकिन सेठ लोग मंत्री से बार बार अनुरोध करने लगे कि घरों को ना गिराए जाने का उपाय कुछ तो होगा। तो न्याय मंत्री कहने लगे, घरों को बचाने का केवल एक ही उपाय है। सेठ जी ने पूछा, वे उपाय क्या है मंत्री जी? जल्दी बताइए, हम लोगों को घबराहट हो रही है। महाराज ने कहा है, जिसके पास इस राजसी रस्सी का कटा हुआ टुकड़ा होगा उसका मकान नहीं गिराया जाएगा। सेठ ने तुरंत कहा, तब तो इस रस्सी के टुकड़े करके हम सब में बांट दीजिए। तब न्याय मंत्री ने कहा, इस रस्सी के टुकड़े तुम लोगों को मुफ्त में नहीं मिलेंगे। रस्सी के एक टुकड़े की कीमत 250 स्वर्ण मुद्राएं है। सभी ने एक साथ कहा, ठीक है मंत्री जी, हम रस्सी के टुकड़े की कीमत देने को तैयार हैं। ये सुनकर न्याय मंत्री ने खूंटे से रस्सी खोलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब सेठ अपने घरों से ला लाकर न्याय मंत्री को स्वर्ण मुद्राएं देने लगे और उससे रस्सी के टुकड़े लेने लगे। स्वर्ण मुद्राओं की थैलियों से सारा रथ भर गया। दूसरे दिन प्रातः ही न्याय मंत्री राजा सुखदेव के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रणाम महाराज। महाराज ने कहा, कहो न्याय मंत्री जी, हमारी दी हुई रस्सी से आपने कितनी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की हैं? महाराज, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ रथ आपके दरबार के बाहर खड़ा है। वह स्वर्ण मुद्राएं मैंने उसी रस्सी के जरिए ही प्राप्त की हैं। महाराज कहने लगा, जरा हमें भी तो बतलाइए कि जरा सी रस्सी से इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं आपने कैसे प्राप्त की? तब न्याय मंत्री ने राजा सुखदेव को सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। सारी बात जानकर राजा सुखदेव ने पास बैठे प्रधानमंत्री से कहा, देखो मंत्री जी, न्याय मंत्री की बुद्धि का चमत्कार। आप तो उस रस्सी से एक भी स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी नहीं कर सके। यह सुनकर प्रधानमंत्री का सिर शर्म से झुक गया। उसी शाम को प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के साथ न्याय मंत्री के आवास पर जा पहुंचे। उन सबको देखकर न्याय मंत्री सोचने लगे, आज ये सब इकट्ठे होकर मेरे घर पर क्यों पधारे हैं? न्याय मंत्री ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप लोग यहाँ पर सब कुशल तो है ना? न्याय मंत्री जी, हम सब आपसे ये जानने आए हैं कि बुद्धिमानी भरे कार्यों को करने के लिए इतनी अक्ल आप में कहाँ से आई है? ये सुनकर न्याय मंत्री सोचने लगा, ओह, तो ये बात है। ये मूर्ख मेरी अक्ल का राज जानना चाहते हैं। क्यों ना आज इन्हें मूर्ख बनाया जाए। यही सोचकर न्याय मंत्री ने बड़ी ही सादगी से उन सब से कहा, अक्ल मेरे खेतों में गड़ी है। सभी मंत्री बोले, आपके खेतों में? न्याय मंत्री ने कहा, हाँ, जब ज़रूरत होती है तो मैं खोद कर थोड़ी सी अक्ल निकाल लेता हूँ। सभी मंत्रियों ने कहा, क्या ऐसा संभव है? न्याय मंत्री ने कहा,
क्यों नहीं संभव है? मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण तो आप लोगों के सामने ही है। सभी मंत्रियों ने कहा, सो तो है न्याय मंत्री जी। न्याय मंत्री जी, क्या आप हमें भी अपने खेतों से थोड़ी अक्ल दे देंगे? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी, जरूर। सभी मंत्री एक साथ बोले, तो आप बतलाइए इसके लिए हम सबको क्या करना होगा। न्याय मंत्री ने कहा, आप सब लोग पूर्णिमा की रात को मेरे पास आ जाना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खेत में अक्ल कहाँ गड़ी हुई है। हाँ, एक बात और याद रखना, पूर्णमासी के दिन आप सभी फावड़े और कुदाल लेकर आना। सभी ने एक साथ कहा, ठीक है, हम सब ऐसा करेंगे। और इतना कहकर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री वहां से वापस लौट गए। धीरे धीरे समय बीता और पूर्णमासी की रात भी आ गई। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री न्याय मंत्री के घर पहुंचे और कहने लगे, न्याय मंत्री जी, हम फावड़े और कुदाल लेकर आ पहुंचे हैं। तब न्याय मंत्री ने कहा, अच्छा, मैं अभी आप लोगों को अपने खेत पर लेकर चलता हूँ। न्याय मंत्री उन्हें एक खेत में ले गए और कहने लगे, यही चंद्रमा के ठीक नीचे एक घड़े में अक्ल दबी हुई है। खोद कर तुम लोग घड़े को निकाल लो और उसमें रखी अक्ल को आपस में बांट लो। बस फिर क्या था, सभी मंत्री और प्रधानमंत्री चंद्रमा की ओर देख देख कर खेत खोदने लगे। जो भी आकाश की ओर देखता, उसको चंद्रमा ठीक अपने ऊपर दिखाई देता। जब पूरा खेत खुद गया तो न्याय मंत्री ने उन लोगों से पूछा, क्या अक्ल का घड़ा मिला? थके हारे प्रधानमंत्री बोले, नहीं न्याय मंत्री जी, अभी तो नहीं मिला। तो आप लोग और खुदाई कीजिए। बेचारे थके हारे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री फिर से खुदाई में जुट गए। काफ़ी समय तक परिश्रम करने के बाद प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री खुदाई करके बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वे सब कहने लगे, न्याय मंत्री जी, हमसे अब और ज़्यादा खुदाई नहीं हो सकेगी। न्याय मंत्री कहने लगे, अच्छा भाइयों, और खुदाई मत करो, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ कि वह अक्ल का घड़ा कहाँ है। सुनकर सभी मंत्री सम्मिलित स्वर में चिल्ला उठे, कहाँ है ये अक्ल का घड़ा? न्याय मंत्री जी, जल्दी बतलाइए। तब न्याय मंत्री ने उनसे हंसकर कहा, मेरे भोले भाले भाइयों, जरा दिमाग पर जोर देकर बताओ कि चंद्रमा के ठीक नीचे इस समय क्या है। सभी ने एक साथ चंद्रमा की ओर दृष्टि उठाई और कहने लगे, चंद्रमा के नीचे तो हमारा सिर है। जब चंद्रमा के नीचे तुम्हारा सिर है तो मेरा खेत क्यों खोद रहे हो? ये सुन अब सभी मंत्री बुरे तरीके से चौंक उठे और कहने लगे, आपके कहने का क्या मतलब है? न्याय मंत्री ने कहा, मतलब ये है भाइयों कि तुम्हारा सिर ही वह घड़ा है जिसमें अक्ल दबी पड़ी है, बस उसे खोदने की ज़रूरत है। न्याय मंत्री जी, तुमने तो हमें बड़े पते की बात बतलाई है। प्रधानमंत्री कहने लगा, न्याय मंत्री जी, सचमुच ही आप अक्ल के धनी हो। अतः प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों ने उस दिन से न्याय मंत्री नंद से ईर्ष्या करना छोड़ दिया। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर, फॉरवर्ड एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा।